अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं। आज एक बार फिर हमने इनको मदऊ किया है, दावत दी है ताकि आए और पाकिस्तान में इंतहाई हाई प्रोफाइल केस जो कि तारीख में पहली बार चल रहा है उसके ऊपर कानूनी राय दें। उसके लिए मैं इनका बेहद मशकूर हूं कि इन्होंने टाइम दिया। अली ताहिर साहब, बहुत बड़ा केस जो कि तारीख में पहली दफा 76 ईयर्स में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कोई रिटायर फौजी अफसर को उनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है और वो भी हाई प्रोफाइल यानी कि डीजीआईएसआई का। तो इस ट्रायल के मामले में चूंकि हमने पब्लिक को अवेयरनेस भी देनी है कि मिलिट्री ट्रायल कैसा होता है और आम अदालतों की निस्बत वहां पर सूरत हाल क्या रहती है, और उसके बाद फिर ट्रायल का अगर कोई हातमी नतीजे पर पहुंचता है तो उसका तरीकाकार क्या होता है। तो बुनियादी तौर पर हम अगर ट्रायल की बात करें तो उसको एक लीगल एक्सपर्ट की नजर से अगर आप देखें या पब्लिक को बताना चाहें कि बुनियादी तौर पर कोर्ट मार्शल होता क्या है, किस चीज को कहते हैं कोर्ट मार्शल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इत्तेफाक रहा आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान कुछ मुकदमे किए, रियासत की तरफ से डिफेंड भी किए जो लोग रिव्यूज में आए अपने कोर्ट मार्शल्स के खिलाफ, और ये भी इत्तेफाक रहा कि कुछ लोग जिनके कोर्ट मार्शल्स हुए उनकी तरफ से भी लीगल एडवाइस दी। दोनों तरफ का हमने आर्ग्यूमेंट्स किए भी, देखे भी, बनाए भी। शायद भाई बात यह है कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मिलिट्री ट्रायल्स को बड़े कंटेम्प्ट के साथ देखता हूं। मैं इसको ऐसे ही कंटेम्प्ट के साथ देखता हूं कि आप एक 5 स्टार होटल में जाएं और वहां पर आप एक स्मैश बीफ बर्गर ऑर्डर करें और उसके बाद आप उसको शेफ को आप कहें कि आप ये जो बन कबाब मैं बंस रोड से लेके आया हूं इसको आप जो है वो कंपेयर करें, तो वो बन कबाब मेरे ख्याल में हमेशा ज्यादा बेहतर होगा। बट ऑन द लाइटर साइड मिलिट्री ट्रायल्स को मैं ट्रायल समझता ही नहीं हूँ, मिलिट्री जस्टिस को मैं जस्टिस समझता ही नहीं हूँ। मैं मिलिट्री जस्टिस को इतना ही जस्टिस समझता हूँ जितना मिलिट्री म्यूजिक को मैं म्यूजिक समझता हूँ, इससे ज्यादा नहीं समझता। अच्छा, बाहर जन जो जुरिस्डिक्शंस में मिलिट्री जस्टिस जो है वो जरूर होती है, मगर ये शायद आपको जान के हैरानगी होगी कि उसके अंदर भी सिविलियंस इन्वॉल्व होते हैं। हमारे यहाँ जो मिलिट्री जस्टिस है इसमें आपको कुछ पता नहीं होता। मेरी कोई सिंपैथीज नहीं है फैज हमीद साहब के लिए, उन्होंने इस मुल्क में बड़ा कुछ किया और उसके लिए उनको जो है कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने चाहिए, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे आइन के लिए, हमारे कानून के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और इस ट्रायल को क्रेडिबिलिटी देने के लिए बेहतर होता कि ये ट्रायल आम अदालतों में होता, जो हमारी नजरों के सामने होता, ओपन ट्रायल होता, हम उसको देखते। अभी तो देखिए ना जो मीडिया पे चल रहा है कल से, वो सिर्फ एक प्रेस रिलीज है, जिस प्रेस रिलीज को आपने पूरे मीडिया के ऊपर, मैं माजरत के साथ लफ्ज इस्तेमाल करूं लेकिन इससे बेहतर मैं उसको बता नहीं सकता, तमाम जो तज्जियाकार हैं वो उसको वॉमिट कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पे आके, उसी प्रेस रिलीज को जो उनको ठूसी गई है। तो वो एक ही प्रेस रिलीज हमें पता है जी, बयान दे दिया, चार्ज फ्रेम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। शायद भाई आप बहुत पुराने कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप इस बात को जानते हैं कि असल ट्रायल तो शुरू ही चार्ज फ्रेम होने से होता है। तो चार्ज फ्रेम होने से तो कोई आपने कोई कन्विक्शन तो नहीं हो गई, कोई चीज आपने साबित तो नहीं कर दी, तो यहां से तो ट्रायल अभी शुरू होना है। अभी तो गवाहियां रिकॉर्ड होनी है भाई, गवाहियां रिकॉर्ड होंगी, वो अपनी डिफेंस सामने लेके आएंगे, फिर कोई बात बनेगी और दैट वुड ऑफ कोर्स बी सब्जेक्ट टू द सुपीरियर कोर्ट्स वर्डिक्ट। हमारे यहाँ जो मिलिट्री जस्टिस रही है वो पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला है, जस्टिस वकार सेठ का, जिसके बाद आपने उनको सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिया, हर तरह से उनका रास्ता रोका। मगर अगर आप वो फैसला पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि फैसलों पे डेटें अलग अलग थी मगर साइन एक ही पेन से किए हुए थे तमाम के ऊपर। तो वो नजर आ रहा था कि वो डॉक्यूमेंटेशन बनाकर पेशावर हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी। उनके अगर आप जो डिटेल्ड फैसला है वो पढ़ें तो वो आपको यानी लगेगा कि जैसे कोई कॉमिक जोक इस मुल्क के साथ हो रहा है, कोई ट्रायल नहीं हो रहे। तो इसी वजह से उन्होंने फिर उन तमाम लोगों को एक रिट पिटीशन के अंदर शायद भाई आपको पता है रिट पिटीशन में कन्विक्शंस नहीं खत्म होती, बड़ा एक रिट पिटीशन में बड़ा नैरो स्कोप होता है, बट रिट पिटीशन में पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम कन्विक्शंस को विद वन शॉट ऑफ द पेन उन तमाम को खत्म कर दिया। उसकी वजह यही थी कि हमें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये फैज हमीद के ट्रायल में भी क्या किसी के पास चार्जशीट है? मैंने तो कोई चार्जशीट नहीं देखी। मैंने तो सिर्फ चंद बाबों को जो अपने आप को कहते हैं डिफेंस एनालिस्ट,
और वो भी पेमरा ने एक नोटिफिकेशन निकाला है ओवेसी हाई कोर्ट में, आपको पता चैलेंज हुआ है कि डिफेंस एनालिस्ट सिर्फ उसको कहा जा सकता है जिसको आईएसपीआर परमिशन देगी। तो वो चंद बाबे आके सिर्फ हमें बताते हैं जी कि चार्ज फ्रेम हो गया और ये टर्निंग पॉइंट है और ये हो गया और ये हो गया, लेकिन मैं इसको कोई बहुत बड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको सिर्फ सेंसेशनलिज्म समझता हूं। मैं इसको डेमोक्रेसी के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई बहुत बड़ी फतह नहीं समझता। हाँ, अगर परवेज मुशर्रफ को जो सजा दी गई थी वो यहां से ना भागते और वो सजा नाफिजुल अमल आ जाती तो मैं उसको जरूर कॉन्स्टिट्यूशन की फतह मानता। अगर फैज हमीद का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होता और उनसे सवाल जवाब पूछे जाते, और चूंकि उनसे सवाल जवाब पूछे जाते इस वजह से इस वक्त जो लोग यूनिफॉर्म में बैठकर आईन के साथ खेल रहे हैं, जमहूरियत के साथ खेल रहे हैं, सियासी मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो इस बात से डरते कि कल को हमारा नंबर भी आएगा, तो फिर तो मैं समझता कि ये मुल्क राइट ट्रैक पे है। लेकिन वो लोग जो खुद आईन और कानून में रोड़े अटका रहे हैं, इलेक्शंस नहीं होने देते, रिजर्व सीटें नहीं मिलने देते, आईनी तरमीम करवा देते हैं लोगों को एबडक्ट करवाकर, वो लोग खुद ही अगर ट्रायल करेंगे तो ये कैसे आईन या जमहूरियत की फतह है? मैं तो समझने से कासिर हूं। अच्छा, चूंकि आपने फरमाया कि जो मिलिट्री ट्रायल होते रहे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं केसेस में आप अपियर होते रहे, तो उसमें बुनियादी तौर पर तरीकाकार क्या होता है? जो हमारी ऑर्डिनरी कोर्ट है, एक आम अदालतें हैं, आम अदालतों में जैसे मुकदमा दर्ज होने के बाद चालान पेश किया जाता है, उसके बाद जो पूरी एक पेपर फाइल है वो दी जाती है कि उसको, उसके बाद फिर अगली डेट होती है, चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद तो असल केस की हियरिंग शुरू होती है। तो मिलिट्री ट्रायल में भी ये तरीकाकार होता है, किस तरह होता है? मतलब इनसाइड क्या चलता है? क्योंकि जब सामने आता है तो वो तो ये होता है, बताया जाता है मुख्तलिफ वकीलों की तरफ से, और हमने भी जो केसेस देखे जिन अपीलों का आप जिक्र कर रहे हैं पेशावर का, तो यहाँ कराची में सिंध हाई कोर्ट में भी आते रहे, तो वहां तो सिर्फ 2 सफात पर मुश्तमिल सिर्फ फैसला होता है कि जी सजा दी गई है और इतनी सजा दी गई है। जो आम अदालतें हैं वहां तो पूरा केस बताया जाता है जी, वो इल्जाम क्या था, डिफेंस में क्या आया, एविडेंस में क्या आया, उसके बाद कोर्ट किस नतीजे पे पहुंची, वो सारी डिटेल होती है आम अदालतों में। लेकिन मिलिट्री कोर्ट के फैसले में तो कोई तफसील नहीं होती। तो फिर कैसे अज्यूम करेंगे कि इसमें चार्ज फ्रेम के बाद इनके ऊपर इल्जाम क्या क्या थे और केस चला किस तरह, एविडेंस का इनको मौका मिला अपने खिलाफ या उनके अपने हक में जो आने वाले थे उसमें कोई डिफेंस का, तो किस तरह तरीका होता है, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जो पेशावर में भी आई थी ज्यादातर तो वो कन्फेशंस पे बेस्ड थी कि इसने इतराफ जुर्म कर लिया और इर्तिकाब जुर्म कर लिया, और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कंफर्म भी कर दिया। तो देखिए, जो क्रिमिनल ट्रायल का तरीका है शायद साहब वो तो यूनिवर्सल है, वो हर दुनिया के सिविलाइज्ड क्रिमिनल सिस्टम में एक ही तरीका मौजूद है। वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, क्रिमिनल ट्रायल का तरीकाकार तो सेम है, बिल्कुल उसी तरह से है कि आप लेके आएंगे, रिमांड और बेल का फैसला होगा, उसके बाद जी चार्ज फ्रेम होगा, चलान फाइल होगा, चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद एक्यूज्ड को ये दी जाएगी अपॉर्चुनिटी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, जिसे हम सेक्शन 342 की स्टेटमेंट कहते हैं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, अपनी एविडेंस दे सके, अपने गवाह लेके आ सके। वो सारा कुछ करने के बाद दोनों साइडों की तरफ से फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो और फिर कोर्ट ये देखे कि क्या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है किसी के ऊपर अगर जुर्म साबित हो गया है तो वो उसको सजा दे दें, और अगर वो स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहा तो फिर उसको एक्विटल, उसका राइट है। तो तरीकाकार तो यही है। लेकिन जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स का ताल्लुक है, आप देखिए कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो जाहिर है कॉन्फिडेंशियल हैं। मैंने जब वो केसेस लिए तो एक वकील का, और आपको पता है कि प्रिविलेज होती है, एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज होती है, जिसके तहत बहुत सी चीज, मैं आपको उन स्पेसिफिक केसेस के बारे में तो नहीं मैं बता सकता, मगर मैं इतनी बात जरूर कर सकता हूं कि मैं मिलिट्री ट्रायल्स को ट्रायल्स मानता ही नहीं हूं। मैं ये समझता ही नहीं हूं कि आप किसी का क्रिमिनल ट्रायल थ्रू द मिलिट्री कर सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड्स इन द आर्म्ड फोर्सेस, वो इस मुल्क के लिए जाने भी देते हैं, शहीद भी होते हैं, गाजी भी होते हैं, वो बॉर्डर पे लड़ते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनका काम बेसिकली लड़ना धरना है। वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं समझता कि वो जजेस और वकीलों वाला काम कर सकते हैं, इवन अगर वो एलएलबी हों भी सही। तो मैं जैक ब्रांच को इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं समझता, मैं जैक ब्रांच को इतना इंटेलेक्चुअली साउंड ही नहीं समझता कि वो किसी का क्रिमिनल ट्रायल कर सकें। और ये वो चीजें हैं जो हमने अपनी आंखों के सामने होती भी देखी हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनकी जो जजमेंट्स हैं वो हमारे सामने होती हैं। अब ये जो चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम हो गया, मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी ने चार्ज देखा ही नहीं है भाई क्या चार्ज है।
तो वो हमारी अदालतों में तो ओपन ट्रायल होते हैं ना, सब नजर आ रहा होता है। देखिए ना, फिर वो फिर बेईमानी भी होती है। और शायद साहब मैं ये नहीं कह रहा कि बेईमानी नहीं होती, साइफर केस में बेहद बेईमानी हुई। जब इन्होंने इन कैमरा किया उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा नहीं खुल के करें, बेहद बेईमानी हुई। लेकिन वो बेईमानी हम सबको नजर आई। जब हम सबको नजर आई तो हमने उस बेईमानी के ऊपर कमेंट किया, और उस बेईमानी के ऊपर उस ट्रायल को फिर डिनोवो भी किया गया। यहाँ पर तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि भाई क्या क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया है, नहीं दिया, क्या बंदे को कुर्सी पे बिठा के रस्सियों से बांध दिया, उसको उल्टा लटका दिया, क्या किया क्या नहीं किया। तो जब ये चीजें हमें नहीं पता तो हम कैसे अज्यूम कर लें कि ये एक सेफ ट्रायल है। लिहाजा मैं पाकिस्तान में मिलिट्री जस्टिस को जस्टिस मानता ही नहीं हूं। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईसीजे के पास कोई राइट नहीं है कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी के अंदर वो इंटरफेयर करे। मगर बहुत सी चीजें हमने खुद बजरिया पाकिस्तान रिप्रेजेंट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमने आईसीजे में जो खुद जाकर रिप्रेजेंट की हैं, उस हिसाब से बात बड़ी क्लियर हो जाती है, नजर आती है कि हमारी मिलिट्री जस्टिस इज नॉट जस्टिस सिस्टम एट ऑल। मुझे ये जरूर पता है कि जो सर्विंग लोग हैं उनके डिसिप्लिन के लिए ये जरूरी है कि उनको आर्म कोर्ट्स में ना लाया जाए, उनको डिसिप्लिन के ऑफेंसेस में उधर ट्रीट किया जाए। लेकिन यहाँ हमारा कानून भी क्लियर है कि अगर कोई लेट्स अज्यूम कोई कत्ल कर देता है या कोई डकैती कर देता है तो इसको मिलिट्री के उसमें सिविल ऑफेंस कहते हैं। और सिविल ऑफेंस जो है वो आम ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स में चलनी होती है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं, और वो एक नहीं 4-5 फैसले हैं। मगर ये अब किस तरह से चार्ज हो रहा है और कौन सी ऑफेंसेस हैं, क्या आपने उन्हें जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कुछ ऑफेंसेस में नॉमिनेट किया है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कुछ ऑफेंसेस में आपने उनको नॉमिनेट किया है, या पाकिस्तान पिनल कोड के कुछ ऑफेंसेस के तहत किया है। ये तो वो चीजें हैं जो अभी हमें पता ही नहीं है कि वो हमें क्या, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वो जो बाबे आगे हमें बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर एक तारीखी जो है वो कदम उठाया गया है और इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और डिसिप्लिन आ जाएगा और इंटरनल और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, ये सारी चीजें जो है वो बेमानी हो जाती हैं। क्योंकि हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर इतना प्रेशर हो शायद साहब के वो फड्डा, आपको पता है फैज हमीद का किससे है, उसका फड्डा कोई नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से तो नहीं है। उसका फड्डा जिससे है वो आप कहेंगे उस फड्डे, उस एक्रीमनी, उस एक हीट बीच में होने के बावजूद उस इंस्टीट्यूशन में उसको एक फेयर ट्रायल मिल सकता है। मैं अगर बोनाफाइड बात करूं तो मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, एक अक्सर हम रिपोर्ट्स में देखते हैं जैसे कि फला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर मुलजिम ने खुद से एतराफ जुर्म कर लिया, या फिर इंटेलिजेंस बेस के ऊपर जो है इसके खिलाफ शवाहिद जमा किए गए, तो लिहाजा ये मुजरिम है, मतलब मुलजिम नहीं मुजरिम करार दिया जाता है। एक तो मुलजिम ने खुद एतराफ जुर्म कर लिया, दूसरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर भी इसको मुजरिम करार दिया गया है। तो क्या ये दो चीजें जब चलती है मिलिट्री कोड में अगर आती है कि फैज हमीद साहब ने जो जो कुछ किया, इंटेलिजेंस बेस जो इन्फॉर्मेशन होगी उसकी बुनियाद पर मालूमात इकट्ठी की गई होंगी, दूसरा जिस तरह आप कह रहे थे कि कुर्सी उनसे बांध दिया होगा गया होगा या कुछ भी किया जाए किसी के साथ भी, तो क्या वो जो उनकी एतराफ जुर्म है कि हाँ जी मैंने ये क्राइम भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो क्या इस बुनियाद पर ऑर्डिनरी कोड में या मिलिट्री कोड में किसी को सजा हो सकती है इंटेलिजेंस बेस की इंफॉर्मेशन, या कोई एतराफ जुर्म कर लेता है किसी भी वजह से? नहीं हो सकती। एतराफ़ जुर्म का तो जाहिर है एक पूरा तरीकाकार मौजूद है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। आपने उस जुर्म को साबित करना है कोर्ट के सामने, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा शायद भाई, इस मुल्क में तो फिर कोई नहीं बचेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे आप सारों को सजाएं दिलवा देंगे, और आप कल को मुझे कह देंगे जी कि मैंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर 300 बंदे मारे हैं, तो आप मुझे 300 डेथ सेंटेंसेस दे देंगे। ये कौन इस मजाक का यकीन करेगा? आपको पता है ना हमारे जलसे वाले केस में इंटेलिजेंस रिपोर्टें आती नहीं है जी कि बम धमाका भी हो सकता है, और वो लीडरशिप टारगेट करेंगे पीटीआई की। ये रिपोर्ट तो आती नहीं है। तो ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का आप बताएं ना, कभी किसी अदालत ने कभी पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कभी यकीन किया है क्या? है कागज पे लिख के दे देंगे इंटेलिजेंस रिपोर्ट। हो सकता है आपने अपनी इंटेलिजेंस से ही वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाई हो। नंबर 2, जहां तक इतराफ जुर्म है उसका तो तरीकाकार जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर मौजूद है, और वो एक बड़ा लेंदी प्रोसीजर है। पुलिस के सामने या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के सामने तो इतराफ जुर्म की वैल्यू 0/0 है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। और ये इतराफ जुर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ
164 के तहत आप मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो अगर तो किसी पाकिस्तान में किसी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ है तो चलें, बात समझ भी आती है। बट एक वक्त में 164 की बड़ी वैल्यू होती थी, अभी हालिया सालों में वो 164 की वैल्यू भी आपको पता है कि कम होना शुरू हो गई है। चूंकि खास तौर पे जो रियासत जिन लोगों को टारगेट करना चाहती है वो कभी कभार 164 भी मैनेज करा लेती है, मगर फिर भी अगर किसी मजिस्ट्रेट के सामने हो तो फिर भी उसको कोई वैल्यू दी जा सकती है। वरना अदरवाइज किसी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के सामने कोई इतराफे जुर्म कर ले तो उसकी क्या वैल्यू होगी। वो तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप मरी से एक बंदर पकड़ के लाएं और उसको कूट कूट के आप यानी आप सिंध पुलिस के हवाले करें तो अगले दिन वो खुद आपके कैमरे के आके उर्दू में आके बोल रहा होगा कि मैं लोमड़ी हूं। उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अच्छा, एक चूंकि इस मामले में थोड़ा सा आगे बात करने से पहले आपने एक जिक्र किया जैक ब्रांच। जैक ब्रांच का मुझे मालूम है, लेकिन हमारे व्यूअर्स अगर जैक ब्रांच के बारे में समझना चाहें, क्या चीज है ये? जी, बेसिकली ये जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है और जो लीगल ब्रांच है आर्मी के अंदर उसको जैक ब्रांच कहा जाता है। ये ना सिर्फ आर्मी को लीगल एडवाइस देती है, उनके लीगल मैटर्स को देखती है, मगर जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स होते हैं, उनके सरबराही भी जैक ब्रांच ही करती है। खुद ही प्रोसिक्यूट करते हैं, खुद ही डिफेंस अपॉइंट करते हैं और खुद ही जो है वो जो है एज जज भी बैठते हैं। और बेसिकली इनका रोल जो है वो आर्मी के अंदर इंटरनली एक लीगल एडवाइजरी प्लस लीगल ट्राइब्यूनल का होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ताहिर साहब, आपके इस वकालत के दौर में कितने ऐसे मिलिट्री कोर्ट से या कोर्ट मार्शल से सजा याफ्ता मुल्जमान की सजाएं, क्योंकि अगला फोरम तो जरूर होता है कि आप हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील दायर कर सकते हैं, तो क्या मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो अपीलें हैं, कितनी सजाएं बरकरार रही कि जी वो मिलिट्री कोर्ट से जो जिसको सजा मिली थी वो हाई कोर्ट से बरकरार रही, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, फिर जो है वो जो सदर पाकिस्तान है आखिरी अपील वहां पर भी उनकी जो वो रिजेक्ट हुई? कोई ऐसे केसेस आपकी नॉलेज में है? जी जी बिल्कुल हैं। चंद तो अपीलें रिजेक्ट हुई बिल्कुल, और वो मेरिट पे रिजेक्ट हुई। उनके ऑर्डर्स भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं जिसमें कुछ रिश्वत की लेन देन का मामला था। मगर बहुत सी जो बेसिकली जब आपने ये आप लेके आए थे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और आपने कहा था कि दहशतगर्दी की ऑफेंसेस को हम डील करेंगे, उसमें दो तो ऐसी हैं जिसमें एक तो पिशावर हाई कोर्ट का मैं आपको बता रहा हूँ वो सेट असाइड ही हो गई थी, लेकिन सिंध में जो है वो चंद पेंडिंग ही रह गई और वो मेरा ख्याल है शायद आज तक पेंडिंग ही होगी। बहुत से उसके अंदर फिर इंटरेस्ट बहुत से लोगों का जो है वो लूज हो गया था। तो जाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान में भी एक तरीकाकार तो मौजूद है चीजों को डिले करने का, यानी मिलिट्री कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रही तो कोई हाई कोर्ट क्या करेगी। आप ने हालिया दिनों में भी देखा, फिर इतना इंपॉर्टेंट केस है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फिर एडजर्न कर दिया। तो मैनेजमेंट तो किसी हद तक है ना, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। मगर ये है कि अगर फैसला लिखना पड़ा तो कोई भी राइट माइंडेड जज जो है वो फैसले के अंदर इनको मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह अपहोल्ड कर सकता है, स्पेशली इफ इट इज एन एजुकेटेड जज विद इंटेग्रिटी। इफ इज अ कॉम्पिटेंट जज विद इंटेग्रिटी वो तो अपहोल्ड तो किसी सूरत नहीं कर सकता, क्योंकि बाय एनी एंगल एंड एनी मार्जिन मिलिट्री ट्रायल्स आर नॉट ट्रायल्स शायद साहब। अच्छा, एक अगर फैज हमीद साहब को जो आपने जो न्यूज ये तो सॉरी, मैं अगर आप इजाजत दें आपके अगले सवाल पे जाने से पहले ये मैं आपको बताता चलूं, हमारे चंद जो रिटायर्ड फौजी दोस्त हैं जो जैक ब्रांच में सर्व करके आए हैं, ये तो वो भी हमारी बात मानते हैं कि हमारे पास ट्रायल्स नहीं होते, शैम ट्रायल्स होते हैं। बस बता दिया जाता है कि कन्विक्ट करना है तो फिर हमें कन्विक्ट करना पड़ता है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर आप जैसे जिक्र फरमा रहे थे मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में जिस तरह सजा होती है, तो फैज हमीद साहब के जो ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं उसमें आपने कोई स्टडी की हो जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा या कम से कम सजा कितनी हो सकती है? जो इल्जामात आपके सामने आए, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या जो प्रेस रिलीज सामने आई थी। शायद भाई वो तो जैसे अफ्रीकन मुल्कों में चार्जेस की खबरें आती हैं ना, वैसी ये खबर ही हमारे पास आई है। चार्जशीट तो मैंने तो देखा था, मेरा ख्याल तो चार्जशीट किसी के पास नहीं है। ना ये पता है कि कौन से सेक्शन से चार्ज किया है, ना ये पता है कौन सा आर्टिकल है, ना ये बताया है क्या है। हमें यही पता है कि भाई सियासी मुदाखलत है और सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है।
सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसमें तो कुछ कमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है शायद भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब तक हमारे साथ वो चार्जशीट शेयर नहीं होती और हम ये नहीं देखते कि वो एक्ट सीरियस ऑफ द ऑफेंस, यानी आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि इन्होंने सियासी मुदाखलत की है, क्या फैजाबाद धरने में पैसे देने पे कह रहे हैं, क्या किसी सियासी मुलाकात पे कह रहे हैं, क्या शौकत अजीज सिद्दीकी से जो मुलाकात की थी उसके बारे में कह रहे हैं, फिर कानून की कौन सी प्रोविजन मौजूद है, क्या वो उसके ऊपर बैठ रही है या नहीं बैठ रही, क्या उसका एक्ट सीरियस जिसको हम कानून में कहते हैं वो फिट आ रहा है या नहीं, तो फिर हम कैसे इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अभी तक तो एक सियासी बयानिए के तौर पे मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूं उसको पुश किया जा रहा है मीडिया में, मगर इसके अंदर कोई टेक्निकली लीगल बात तो कमेंट करना बहुत मुश्किल है, चूंकि चार्जशीट ही हमारे सामने नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट आया है वो महज एक सियासी बयान लग रहा है। कौन कौन सी सेक्शन, कौन कौन सी दफात के तहत उनको चार्ज किया गया है, इस हवाले से ना कौम को बताया गया है, ना ही लीगल तौर पर किसी को आगाह किया गया अब तक। जी, ये भी नहीं बताया गया ना शायद भाई कि वो सेक्शंस तो एक तरफ हो गए, ये भी नहीं बताया गया कि इस बात के ऊपर चार्ज किया गया, बस ये बताया गया कि भाई सियासी मुदाखलत पे चार्ज कर दिया गया। अब ना हमें ये पता है कि वो कौन से कानून की खिलाफ वर्जी है, ना हमें ये पता है कि वो कौन से एक्ट्स थे जो वो किया है। मिसाल के तौर पर मैं किसी को गिलास उठा के मारूं और वो मर जाए और आप मेरे ऊपर 302 लगाएं, तो आप ये कहेंगे ना 302 इस वजह से लगाई है क्योंकि हफ्ते वाले दिन शाम को 4 बजे इसने गिलास उठाकर एक हनीफ नामी शख्स के मुंह पे मारा था। तो वो कम से कम वो एक्टर सीरियस तो हमारे सामने हो ना भैया। आप सिर्फ ये कहेंगे कि अली ताहिर जो है वो 1000 कत्ल में मुलविस है, तो फिर तो वो आप कहते रहे, वो ना आप खुद मानेंगे, ना कहने वाले खुद मानेंगे, ना सुनने वाले मानेंगे। तो एक चीज अगर मिसाल के तौर पर फैज हमीद साहब को जिस तरह का नियत नजर आ रही है, जिस तरह के तज्जियाकार आके बता रहे हैं मीडिया पे, तो अगर फैज हमीद साहब को सजा होती है तो क्या वो बरकरार रह सकती है? क्योंकि उनके पास डिफेंस के लिए ये चीजें तो होंगी कि मेरे पास मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, कुछ नहीं थे। एतराफ जुर्म कर लेना एक बात है, इंटेलिजेंस बुनियादों पर कोई इंफॉर्मेशन आ जाना एक अलग बात है, लेकिन क्या हाई कोर्ट में अपील का उनको इख्तियार होगा? अगर होगा तो क्या वो सजा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रह सकती है? जी देखिए, रिव्यू तो होना है ना, रेड पिटिशन में होना है, जैसे आपने बताया, पहले आर्मी चीफ के पास, फिर सदर के पास और फाइनली फिर रेड पिटिशन में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फैज हमीद जो है वो इस तरफ आएंगे। मेरे ख्याल में वो अंदर ही अंदर माफी तलाफी की कोशिश करेंगे, देखें मिलती है कि नहीं मिलती। तो मतलब सजा नहीं होगी, आप कह रहे हैं ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा? देखिए, ये अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक माफी मांग सकते हैं, क्योंकि वो एक पाकिस्तान में ऑफिस होल्डर हैं, उन्होंने ये डिसाइड करना है, सिर्फ उनके हाथ में ये फैसला है कि किस हद तक फैज हमीद को ग्रिल करना है। वरना अभी तक तो फैज हमीद की फैमिली अगर आना होता तो रेड पिटिशन में आ जाते, बट बहुत सी मजबूरियां होती हैं जिसके तहत फिर आप नहीं आ पाते। तो क्या मजबूरी हो सकती है, किसकी मजबूरी हो सकती है? शायद भाई ये आप जरा थोड़ा बाउंड्री से बाहर चले जाएंगे, लेकिन आपको पता है हमारे एक दोस्त हैं इंतजार पंजोता, और वो कई दिन गायब रहे। आखिरकार इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस ने बड़ी बहादुरी से इंतहाई एक्शन बॉलीवुड मूवीज की तरह उनको अगवाकारों से रिकवर कर लिया। तो 10,000 चीजें इस मुल्क के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। तो असल में लोग जानना चाहते हैं कि सजा होगी तो किन बुनियादों पर होगी, क्योंकि आप कल से आप देख रहे हैं फैसल वाबडा साहब जो कि सेनेटर हैं, उनका ये कहना है कि जी देखें ये सारा जो मामला है ये तो आगे बढ़ रहा है, आगे यकीनी तौर पर, या आज वजीर दिफा की तरफ से भी हमने स्टेटमेंट देखा है कि जी ये इमरान खान की तरफ जा रहा है मामला, क्योंकि ये सारे जो एक माइंड सेट था या जो भी एक मास्टर माइंड थे वो तो ये थे, और उसके बाद इमरान खान को 2018 में इलेक्शन में जिताकर हुकूमत में लाने वाले भी जो है वो फैज हमीद साहब थे। तो ये बताया जा रहा है, जो पब्लिक के सामने रखा जा रहा है, क्योंकि अवाम खौफजदा है कि एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान, अगर तो इमरान खान को फैज हमीद की आड़ में सजा दी जा सकती है। तो क्या इमरान खान का भी ट्रायल किया जा सकता है? क्योंकि फैसल वाबडा की तरफ से ये भी बात सामने आई है कि इमरान खान को अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। जी, ये तो पहले भी बातें हमारे सामने आती रही हैं कि ये भी कहा था कि अडियाला जेल से छोड़ देंगे, तलाक दे दें। ये मुल्क ऐसे नहीं चलाने चाहिए कि आप पर्सनल हो जाएं अपनी दुश्मनी में किसी के साथ, और इतने पर्सनल हो जाएं कि आप कहें जी कि मैं पाकिस्तान के लोगों के विल को भी नहीं मानूंगा, मैं आपकी तलाक भी कराऊंगा। ये आपको बहुत बड़े बड़े मनसब पे आप लोग बैठे हैं, खुदा के वास्ते आप इस बात का इदराक कीजिए कि आपके पास क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं,
और ये छोटे जहन की बातें जो लोग करते हैं, मैं उनको छोटे आदमी समझता हूँ। इस तरह की बातों से अब आप निकल आए, ये तो हम, मेरा ख्याल है शायद भाई, शायद हम स्कूल गोइंग एज में थे, उसके बाद से शायद हमने कोई इस तरह की कोई बात नहीं सोची होगी। शायद स्कूल में सोची होगी कि मैं इसको पेंसिल उठा के मारूंगा, या मैं इसको इसके बैग से कोई चीज निकाल लूंगा। तो ये बीवी से तलाक करवाना, ये करवाना, वो करवाना, ये तो एक इंतहाई इमेच्योर माइंड की बातें हो सकती हैं, और वो हमें नजर भी आ रहा है इस मुल्क में। बाकी बाय ऑल मीन्स, इफ यू वांट टू शूट योरसेल्फ इन द फुट, अगर आप समझते हैं कि आप इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कर सकते हैं तो करें ना। अगर कर सकते हैं तो अभी तक कर चुके होते, नहीं कर सकते, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के सामने आप पहले ही आपके पास एक रुमाल रह गया है, रुमाल से आपने अपना नंगापन छुपाया हुआ है। आप मिलिट्री ट्रायल करके अगर चाहते हैं कि वो रुमाल भी गायब हो जाए तो आप करें, बाय ऑल मीन्स करें। मेरे ख्याल में तो खान साहब इससे 10,000 गुना ज्यादा पॉपुलर होंगे, और वो जो ट्रायल करने वाले हैं वो 10,000 गुना और अनपॉपुलर होंगे। करना चाहते हैं शौक से करें, बिस्मिल्लाह करें। तो असल में बात यह है कि आप कह रहे हैं दुनिया देख रही है, तो दुनिया तो जुल्फकार अली भुट्टो को भी देख रही थी, उसके बावजूद उस वक्त पॉपुलर थे, उसके बावजूद जो है उनको ना सिर्फ सजा हुई बल्कि उस पर सजा पे अमल दरामद किया गया। ना शायद भाई, नो नो नो, टाइम्स हैव चेंज्ड। उस दौर में ये जो हम इस वक्त यूट्यूब पे प्रोग्राम कर रहे हैं, उस दौर में हम ये प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। बस अगर आप भी टीवी पे कोई एंकर बन के बैठे होते, अगर आप भी कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो की माँ हिंदू थी और ये मर्द मुजाहिद हैं और रूस हमला कर रहा है और वो थीस्ट हैं और हमने इस्लाम के लिए मर्द मुजाहिद बन के लड़ना है और वो मर्द मुजाहिद एक खराब है, वो 70s में बिल्कुल लोग उससे इम्प्रेस हुए और प्रोपेगेंडा मशीन से पागल भी बनते थे। सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, अपॉलॉजीज कह रहा हूँ, बट वो दौर डिफरेंट था, ये दौर डिफरेंट है। इस दौर का यूथ बहुत आगे है, ये इस तरह थोड़ी आपके कंट्रोल में आएगा। आना होता तो वो जब आप आयशा उमर के आइटम नंबर करवाते हैं, वो तो वो देखकर आपसे बिल्कुल इंप्रेस हो जाते हैं कि वाह जी ये तो जबरदस्त। बट इस वक्त जो राइटिंग ऑन द वॉल है, शायद भाई आप उसको देख लिए ना, आप उसको समझिए। हमें अपनी आंखें भी तो खोलने की जरूरत है कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है, खल्के खुदा क्या कह रही है, यूथ के अंदर फीलिंग क्या है। तो मेरे ख्याल में आप इसको 77 से आप 2024 को कंपेयर करना बहुत ही एक मेरे ख्याल में एक गलत तरफ जो है वो हम तजिए को अपने ले जाएंगे और गलत राह पे ले जाएंगे। 77 के हालात और सर्कमस्टांसेस बिल्कुल मुख्तलिफ थे, 2024 के सर्कमस्टांसेस और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और अगर ये 77 होता तो शायद अभी तक तो मार्शल लॉ लग चुका होता। आखिर कोई वजह है ना कि इस मुल्क में वो हाइब्रिड निजाम ही चला रहे हैं, मार्शल लॉ नहीं लगा पा रहे। कोई वजह है कि मिलिट्री ट्रायल अभी तक नहीं करवा पा रहे, कोई वजह है कि अभी तक कोई डेथ सेंटेंस नहीं करवा पा रहे, कोई वजह है कि अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट में ट्रायल करवाकर अभी तक कोई मर्डर केस में 302 की सजा नहीं दिलवाती। वो वजह यही है कि टाइम्स हैव चेंज्ड। इस वक्त ये हर बंदे की जेब में पूरी दुनिया वो लेकर घूम रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया बहुत ज्यादा फैल चुका है। और जब आइडियाज फैल जाते हैं शायद भाई, तो बड़ा मुश्किल है कि कोई उसको सस्टेन कर सके। अच्छा, मिसाल के तौर पर जो इल्जामात सामने आए हैं जो प्रेस रिलीज की शक्ल में, तो उसमें इल्जामात में कोई एक शख्स, यानी कि अगर कोई DGISI है, ओहदे पर थे या ओहदे के बाद उन्होंने जो है वो कोई इन्फ्लुएंस किया, अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल भी किया, तो क्या वो अकेला ही शख्स होता है या उनके साथ कुछ और भी, यानी कि आर्मी चीफ या कुछ और भी जो मुख्तलिफ पोस्टों पर होते हैं आर्मी में, वो शामिल हो सकते हैं? तो यहाँ जो तासर मिल रहा है पब्लिक में, वो तो ये मिल रहा है कि जी अकलौते ही फैज हमीद साहब थे जो कि सब कुछ कर रहे थे। जी, फौज में मेरे ख्याल में तो अकलौता ही होता है और आप पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ तो जा भी नहीं सकते। ये परवेज मुशर्रफ का भी डिफेंस था कि मैं अकेला तो नहीं हूं, लेकिन हम सबको पता है कि फौज में एक ही बंदे की मर्जी चलती है और उस एक ही बंदे को मेरे ख्याल में तो पकड़ना चाहिए। जिस दिन हमने उस एक बंदे को पकड़ लिया और कहा कि आके जवाब दो अपने गुनाहों का, तो उस दिन शायद हम भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ निकल पड़े, डेमोक्रेसी की तरफ निकल पड़े, शायद हमारा मुल्क भी थोड़ा सा डेवलप हो जाए। अब तो शायद भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल एक सच्ची बात कर रहा हूँ कि अफ्रीका के मुल्कों में भी जाते हैं, इथियोपिया या कीनिया भी जाते हैं, तो अब तो वहां जाके भी शर्म आने लगती है कि हम किस जगह पे रहते हैं। तो शायद अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी कोई बेहतरी लेके आए, हम भी, और मैं नहीं कह रहा अमेरिका या बर्तानिया की तरह हो जाए, लेकिन कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम इथियोपिया तक तो पहुंच जाए या कीनिया तक तो पहुंच जाए। तो अब मतलब आखिरी सवाल आपसे कि लोग ये समझना चाहें कि ये जो ट्रायल है ये कानूनी तौर पर इसको कोई हैसियत हासिल नहीं है, या कानूनी तौर पर इस जो फील्ड कोर्ट मार्शल जो इनका किया गया है वो कोर्ट मार्शल वैलिड रहेगा, वैलिड है,
और उसके बाद इनको डिफेंस का पूरा मौका मिलेगा फैज अमीन साहब को। मैं थोड़ा सा आपके सवाल को चेंज कर देता हूं आपकी इजाजत से। मैं कानूनी के बजाय आईनी कर देता हूं, क्योंकि मैं इस ट्रायल को एक गैर आईनी ट्रायल समझता हूं और मेरे ख्याल में ये चूंकि आईनी ट्रायल नहीं है, ये आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर पूरा नहीं उतरता, लिहाजा ये लीगली सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, चलें, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अहम मालूमात थी कि जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया पर खासतौर पर फैसल बावडा साहब या उसके बाद फिर कुछ कौमी सलामती अमूर के माहिर और कुछ ऐसे ऐसे लोग सामने खबरें ला रहे हैं, जिससे लोग काफी परेशान भी हैं, क्योंकि जिस तरह की एक लहर चलती है मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोग जानना चाहते थे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन, बेहतर इन्फॉर्मेशन दी, आपका बेहद शुक्रिया। और मैं देखने वालों का, सुनने वालों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, उन्होंने हमारी वीडियो को देखा, और उम्मीद है कि जो आपने चीजें की हैं, कही हैं, इन्फॉर्मेशन दी है, इससे लोग भी मुस्तफीद होंगे। आपका बेहद शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।